हेलो एवरीवन, एग्जाम वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीति स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष ने यह नारा दिया था। कब? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। बात करें अगर हम स्वदेशी आंदोलन की तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 7 अगस्त 1906 को यह शुरू हुआ था। और क्यों हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में यह शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देख लेते हैं। यह विद्रोह 1861-62 में बंगाल क्षेत्र में हुआ था। गलत हो जाएगा। कब हुआ था? 1859 और 59 और 60 में हुआ था। ध्यान रखिए, 1859 में इसकी शुरुआत हुई थी। आप इसको ध्यान रखिएगा। और आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्तियों ने की थी। सही है। आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी। ये भी सही है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 एवं 3। और जो नील विद्रोह हुआ किसके काल में हुआ था? तो कैनिंग के काल में हुआ था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के गुरु थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद पांडे जो है बिरसा मुंडा के गुरु थे। अगर हम बात करें बिरसा मुंडा की तो इनका संबंध किससे है? मुंडा विद्रोह से। आप ध्यान रखिएगा, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा मुंडा जी ने। और यह विद्रोह का हुआ था तो 1899 और 1900 में यह विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय नहीं हुआ था। तो ये किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। किसके समय? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। और यह कब हुआ था? तो यह मराठा युद्ध जो है 1816 से लेकर 1819 तक चला था। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था। और एक बार इसके बारे में और ध्यान रखिए कि ये भारत का प्रथम वायसराय भी था। आप इसको ध्यान रखिएगा। कौन था वायसराय प्रथम? तो लॉर्ड कैनिंग था। कब बनाया गया था? तो 1858 में यह बनाया गया था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में किस वर्ष भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1893 में यह भाग लिया था। कहां हुआ था? अमेरिका के शिकागो में यह इसका आयोजन किया गया था। और हम बात करते हैं इनके बारे में कुछ और पॉइंट्स की। तो 1897 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 में। कौन किया था? स्वामी विवेकानंद ने। आप ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अल हिलाल अखबार का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम ने जो है अल हिलाल अखबार का प्रकाशन शुरू किया था। अब इनके बारे में एक पॉइंट और ध्यान रखिए, ये सबसे कम उम्र के जो है अध्यक्ष थे कांग्रेस के। और कब बने थे? 1923 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। इनको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मराठी पत्रिका बहिष्कृत का संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसकी पत्रिका है? भीमराव अंबेडकर की पत्रिका है बहिष्कृत भारत। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। अगला प्रश्न है, लिन-लिथगो आयोग का उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह कृषि से संबंधित था। भारतीय कृषि में संकट से संबंधित था ये लिन-लिथगो आयोग। अगर हम बात करें लिन-लिथगो की तो ये भारत का वायसराय कब से कब था? 1936 से लेकर 1946 तक ये जो है भारत का वायसराय था। और ये सबसे ज्यादा समय तक जो है भारत में वायसराय थे। और भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के दौरान हुआ था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासिक षड्यंत्र केस। ये बरिंद कुमार घोष के लिए नहीं किया था। ये कौन किया था? तो अभिनव भारत के सदस्य थे एक अनंत कन्हारे। कौन थे? अनंत कन्हारे। अनंत कन्हारे ने नासिक का मजिस्ट्रेट था जैक्सन, उसकी हत्या की थी। ठीक है, जैक्सन की हत्या की थी अनंत कन्हारे ने। अगला प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। इसके कार्यकाल की बात करें तो 1899 से लेकर 1905 तक ये भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो देख लेते हैं। भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए, सही है। भारत के लिए डोमिनियन स्थिति के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए, गलत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। ध्यान रखिए कुल टोटल कितने हुए थे? तो 3 जो है गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन इरविन के समय में हुआ था, और दूसरा और तीसरा किस समय में हुआ था? लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। और एक बार और ध्यान रखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और गांधी जी की बात करें तो गांधी जी के सम्मेलन भाग लिए थे, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। आप इतना भी इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोचराब आश्रम, जो अहमदाबाद में है। और किसने? गांधी जी का यह पहला आश्रम था। और इसकी स्थापना कब की थी? तो इसकी स्थापना जो है 1915 में की थी। गांधी जी ने 25 मई 1915 में इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस नायर। इनका पूरा नाम शंकरन नायर था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, कामागाटा मारू घटना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1914 में हुई थी। आप ध्यान रखिए, ऑप्शन में सब 1914 दिया है, तो मंथ कौन होगा? सितंबर था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। तहजीब उल अखलाक, ये मोहम्मद अली जिन्ना की नहीं है, ये किसकी है? सर सैयद अहमद खान की समाचार पत्र है। और द सोशलिस्ट की बात करें तो एम एन रॉय की नहीं है ये। ठीक है। और तो किसकी है? तो एस ए डोंगे की थी। किसकी? एस ए डोंगे थे, उनकी है ये समाचार पत्र है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए एंड बी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार गठित की गई थी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में भारत में आया था। और सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किसने दिया था? तो 1934 में एम एन रॉय द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार दिया गया था। और बात करें संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर जो 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और उसमें अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमुना लाल बजाज ने गांधी सेवा संघ की स्थापना की थी, लगभग 1923 के करीब। अगला प्रश्न है, एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल। ठीक है। लोथल में जो है मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल वर्तमान में किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है लोथल। आप इसको ध्यान रखिए। और यहाँ से एक और बहुत फेमस चीज पूछा जाता है, तो बंदरगाह के साक्ष्य यहाँ से मिले थे। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये वैसे ही ऋग्वेद में है। ठीक है। ऋग्वेद में इसका साक्ष्य मिलता है गायत्री मंत्र में। और किस मंडल में? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। और ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंग जनपद की प्रारंभिक राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालिनी जो है अंग जनपद की अंग महाजनपद की राजधानी थी। कुल कितने जनपद थे? तो कुल 16 महाजनपद थे। अब बाद में जो है अंग की राजधानी क्या हो गई थी? तो चंपा हो गई थी। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देख लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये किसमें हुआ था? तो चौथे बौद्ध धर्म संगीत में यह जो है यह इसका विभाजन हुआ था। कौन से में? चौथे में। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, 2, 3, 4। यानी बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त, सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय आदर्श आर्यत को पद की प्राप्त करना है, ये भी सही है।
नामग्याल बौद्ध मठ कहाँ है? तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। टोटल कितनी बौद्ध संगीति हुई थी? तो टोटल 4 बौद्ध संगीति हुई थी। आप इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहली जो हुई थी वो राजगिरी में हुई थी। किसके शासनकाल में? तो अजात शत्रु के। आप नोट कर लिया, मैं बोल रहा हूं पहला कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के काल में। और दूसरी कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। उस समय शासक कौन था? काला शोके। और तीसरा कहाँ हुआ था? तो तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय राजा कौन था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। उस किसके समय में? तो कनिष्क के समय में हुआ था। आप इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने की थी। किसने? समुद्रगुप्त ने की थी। आप इसको ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त कार्यकाल की बात करें तो 350 से लेकर 375 ईस्वी तक जो है इसने शासन किया था। और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेदी वंश से संबंध था कलिंग नरेश खारवेल का। कलिंग कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और चेदी वंश को महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतमी पुत्र सतकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। इसके कार्यकाल की बात करें तो 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक इसने शासन किया था। और ये किस वंश से था? तो सातवाहन वंश से संबंधित था। और सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिमुक ने की थी। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। इसका राइट आंसर हो उपयुक्त में से कोई नहीं। किसने बदला था? तो राजेंद्र प्रथम ने बदला था। आप इसको ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रथम ने। और इसका कार्यकाल की बात करें तो 1014 से लेकर 1044 तक ये जो है शासन किया था। विजयालय की बात करें तो विजयालय ने ही जो है चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर की शिक्षा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ की शिक्षा है ये। अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह, इसे अणुव्रत कहा जाता है। और इसमें जो है एक जो है जैन महावीर स्वामी ने जोड़ा था ब्रह्मचर्य। आप इसको ध्यान रखिएगा, ब्रह्मचर्य जोड़ा था किसने? महावीर स्वामी ने। तो इसे पंच अणुव्रत कहा जाता है। ठीक है, पंचव्रत कहा जाता है इसे। तो किसने जोड़ा था ब्रह्मचर्य? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था महावीर स्वामी ने। अगर पार्श्वनाथ की बात करें तो ये जैन धर्म के 23वें जो है तीर्थंकर थे। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। इन्हें ही जो है महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और वैसे संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऋषभ देव को माना जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बलबन से संबंधित नहीं है? देख लेते हैं। उसने रक्त और लौ की नियत अपनाई, ये बहुत फेमस है, राइट आंसर सही है। उसने नवरोज प्रथा को बंद किया, गलत है। उसने नवरोज प्रथा को बड़े स्तर पर मनाना प्रारंभ किया था। और उसने सिजदा में पाबोस चलाया था, तो सही है। और मुगलों के विरुद्ध उसने दीवान अर्ज की स्थापना की थी, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी वह कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने फुतू ए फिरोज शाही, क्या नाम था? फुतू ए फिरोज शाही नामक जो है इसने लिखा था अपनी आत्मकथा। ठीक है। और इसके कार्यकाल की बात करें तो 1351 से लेकर जो है 1388 तक ये शासक था तुगलक वंश का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्ट प्रधान में नहीं था? तो देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुहतसिब जो है ये शिवाजी के अष्ट प्रधान में नहीं था। ध्यान रखिए किससे संबंधित है अष्ट प्रधान? तो शिवाजी महाराज से संबंधित है, यानी मराठा साम्राज्य से। अगला प्रश्न है, जब्ती प्रणाली का संबंध था, तो यह संबंध किससे था? तो राजस्व प्रशासन से संबंधित था जब्ती प्रणाली में। और यह मुगल काल में देखने को मिलता है। मुगल काल में किसके समय में? तो अकबर के समय में यह देखने को मिलता है जब्ती प्रणाली। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लहुरा देव में मिला है। यह संत कबीर नगर में है। तो लहुरा देव में सबसे प्राचीन जो है कृषि के प्रमाण मिले हैं लहुरा देव से। अगर बात करें चावल के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो कोलडेहवा से जो है चावल के प्रमाण मिले हैं। और गेहूं के कहां से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से जो है गेहूं के मिले हैं। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है सम्राट अशोक ने। जो ये ब्राह्मी लिपि है ये बाएं से जो है दाएं लिखी जाती है, और बात करें खरोष्टी लिपि की तो खरोष्टी जो है और दाएं से बाएं लिखी जाती है, उसका उल्टा होता है, खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? ये पिछले भी सेट में आ चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शूद्रक ने लिखा था। अगला प्रश्न है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अगर पूछा जाए दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो कोयम्बटूर को दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है, यानी भारत में राष्ट्रीय आय गणना कौन करता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है जनगणना 2011 के अनुसार। अगला प्रश्न है गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टिट्रिकम एक्टिवम जो है गेहूं का वनस्पतिक नाम है। अब बात करें ओराइजा सेटाइवा को, तो इसकी जो है ये किसका नाम है? तो ये धान के जो है गेहूं धान के वनस्पति का नाम है। और जियामेज तो ये मक्का के वनस्पति नाम है, ध्यान रखिए इसको भी, मक्का का। अगला प्रश्न है संगीत कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953 में हुई थी संगीत कला अकादमी की स्थापना, ऑप्शन में नहीं है, कब हुई थी? 1953 में, और यह संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरते हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। तो ब्रेल लिपि में कितनी बिंदु होते हैं? तो 6 डॉट होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? तो लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि की खोज की थी। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? बच्चा प्राथमिक स्तर पर है तो उसकी मातृभाषा होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे की मातृभाषा। अगला प्रश्न है पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के अभिव्यक्ति के अवसर देना, यानी जब हम उसको अवसर देंगे तो जो है वो अब ज्यादा अपनी चीजें व्यक्त कर पाएगा। अगला प्रश्न है भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन का क्या नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्काई हॉक। जो भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है उसका क्या नाम है? स्काई हॉक। और यह 10 किलोग्राम तक जो है सामान उठा सकता है, और इसकी क्षमता कितनी है? 5 घंटे यह लगातार चल सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड ने जो है दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है, लगभग 2 किलोमीटर का था ये। अगला प्रश्न है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? यानी राजकोषीय घाटा की बात की गई है, तो कितना परसेंट? तो 6.4%, ऑप्शन में नहीं है, 6.4%। अगला प्रश्न है मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय बंगा को जो है विश्व बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। अगर बात करें विश्व बैंक की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और मनप्रीत मोनिका सिंह की बात करें तो ये अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश हैं। और डीना बोलू आर्टे तो ये पेरू की पहले महिला राष्ट्रपति हैं। और नील मोहन की बात करें तो ये यूट्यूब के सीईओ हैं। अगला प्रश्न है बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग रुपए के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट कितना पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.62 लाख करोड़। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है रक्तचाप को नियंत्रित करता है, सोडियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला एक अनुवांशिकी विकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है ये गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण ये होने वाला एक अनुवांशिकी विकार है। और इसे
ट्राइसोमिक 21 के नाम से भी जानते हैं, इसको ध्यान रखिए, ट्राइसोमी 21 के नाम से भी इसके जाना जाता है, और ये अनुवंशिकी विकार है। अगला प्रश्न है, बीज वाले पौधे में नर मैग्नोफाइट को आमतौर पर कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पराग। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नर मैग्नोफाइट को क्या कहा जाता है, तो पराग कहा जाता है, और पराग जो होता है फूलों के पराग कोश में होता है। अगला प्रश्न है, फूल वाले पौधों में अंडाशय विकसित होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फल में जो है अंडाशय विकसित होता है। फूल वाले पौधे में निषेचन के बाद अंडाशय फल में कन्वर्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक क्रिया का उत्पाद है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लूकोज जो है प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक क्रिया का उत्पाद है। तो इसमें क्या होता, प्रकाश संश्लेषण की अगर उसके समीकरण की बात करें तो C2H2 और उसके बाद सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, तो क्या बनता है C6H12O6O2। O2 जो है रिलीज होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए O2 भी रिलीज हो जाता है, तो ऑप्शन ए और सी। तो इसका राइट आंसर हो उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों रिलीज हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पौधों में अलैंगिक जनन की विधि नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलैंगिक पूछा है, ठीक है। जो निषेचन होता है, ये निषेचन क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, ठीक है। लैंगिक जनन क्या होता है, नर और मादा दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नींद की बीमारी का लक्षण है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी लाल चकत्ते, खुजली, बुखार। और जो ये नींद की बीमारी है तो ये किससे फैलती है, तो ट्रिपोनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण फैलती है। और इसका वाहक कौन होता है, तो सीसी मक्खी जो है इसकी वाहक होती है, आप इसको ध्यान रखिएगा, सीसी मक्खी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता एवं आयतन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गामा किरण एवं अल्फा किरण की वेदन क्षमता एवं आयतन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष होता क्या है, इसमें जो है दूर और नजदीक दोनों जो की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, और इसमें बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.4 गुणे 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड होता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या कितनी होती है। जो आधुनिक आवर्त सारणी इसमें वर्ग और आवर्त कितने होते हैं, तो 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक जो है घट जाता है। गलनांक होता क्या है, किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। निकट दृष्टि दोष होता क्या है, इसमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, ध्यान रखिए। निकट में उल्टा होता है, निकट में क्या होता है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, तो उसमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। और इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उस उपकरण का नाम क्या है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित कर देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोफोन। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज में एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6, यानी कितने होते हैं, तो 6। ऑक्सीजन कितना होता है, 6 होता है। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया के कारण होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण के कारण जो है लोहे में जंग लगती है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोटेशियम की आवश्यकता होती है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। पोटेशियम किसमें पाया जाता है, फलों में, सब्जियों में, मांस में, मछली में जो है पोटेशियम पाया जाता है। और बात करें सोडियम का, पीछे आ चुका था, सोडियम जो है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर
विचार करें। देख लेते हैं। हीलियम एवं एक अज्वलनशील गैस है, जबकि हाइड्रोजन गैस एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, तो सही हो जाएगा। हीलियम हाइड्रोजन गैस से हल्की है, गलत हो जाएगा। और हीलियम हाइड्रोजन भूमिगत रेडियो तरंगों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। अगला प्रश्न है, साबुन मुख्यतः लवण होते हैं, तो साबुन जो है किसके लवण होते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं साबुन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, फलों को ताजा रखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसका प्रयोग किया जाता है, तो फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फलों को ताजा रखने के लिए। और अब ध्यान रखिए, फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। अगला प्रश्न है, द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, तो इसका क्या कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैसों के जो अणु होते हैं उनके बीच में जो है ज्यादा गैप होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इथीन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त एक से अधिक, यानी मस्टर्ड गैस निर्माण में, निषेचक के रूप में और कृत्रिम रंग के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिकतम कितने अंतराल के बाद संसद की बैठक नहीं हो सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह के अंतराल के बाद जो है संसद की बैठक नहीं हो सकती है। किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 85 में इसका उल्लेख किया गया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में राज्यों में किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में जो है 2 स्तरीय राज व्यवस्था है। इसके अलावा मणिपुर, गोवा में भी जो है 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद का प्रावधान किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसमें किया गया है, तो आर्टिकल 178 में इसका उल्लेख किया गया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, तो कब से रहता है, तो अपने पद ग्रहण के दिन से रहता है, कब से, 5 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में सक्षम बनाता है यदि वे मानते हैं कि उनके मौलिक अधिकार से वंचित किया गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उल्लेख कहां पे है, तो इसका उल्लेख आर्टिकल 32 में किया गया। इसके तहत ही रिट जारी की जाती है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम बैठक कहां हुआ था, तो संविधान सभा के प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है पहले अस्थायी सदस्य थे। और दूसरी बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को, तो इसी दिन जो है राजेंद्र प्रसाद को जो अध्यक्ष बनाया गया था, और राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य थे। इनको बारे में आप ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाअभियोग अभिकरण का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य की विधानसभा। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। महाभियोग की बात करें तो 21 आर्टिकल में, तो आर्टिकल 61 में। और इसके बारे में समझते हैं, जो निर्वाचक मंडल होता है राष्ट्रपति, उसमें कौन कौन भाग लेता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, प्लस विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और उसके बाद दिल्ली और पांडुचेरी के जो है निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। और जो महाभियोग मंडल होता है, महाभियोग में कौन कौन शामिल होता है, तो महाभियोग में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था, तो ध्यान रखिए ये 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लाया गया था। ये कब आया था, 2014 में यह आया था। अगला प्रश्न है, संसद सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम आयु कितनी, 25 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए कितनी होती है, तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के विशेष प्रावधान किए गए हैं, दल से आप ध्यान रखिएगा 10वीं अनुसूची में, तो किसमें, 10वीं अनुसूची में। और यह कब जोड़ा गया था, तो 92
52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत यह जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है यह मसौदा तैयार किया था। तो और नरसिंह राव किसके साथ में? तो ये एम.एन. रॉय की मदद से तैयार किया था। जो बात करते हैं 1931 के कांग्रेस अधिवेशन की, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण हेतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजीव गांधी के कार्य में लाया गया था। बात करें जो असली वाला जो पंचायती राज संशोधन था, तो कब हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था। और यह कब आया था? तो 1992 में आया था। किसके समय में? नरसिंह राव के समय में। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। और अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा VKR राव, जिसे आप, इनका पूरा नाम क्या है? विजयेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव। तो कहीं कहीं पे आपको बस कस्तूरी रंगा मिलता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक से क्षेत्र से संबंधित है। ये कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है? विनिर्माण आता है। और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र जो है तृतीय क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा उद्योग में भारत के सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RBI द्वारा जो है विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े जारी किया जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी, RBI की स्थापना 1935 में थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान। और ये कब से कब चला था? तो 1956 से लेकर 61 तक चला था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में ध्यान रखिए, ये किस मॉडल पे थी? तो महालनोबिस मॉडल पे था ये। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा एल्युमिनियम। ठीक है, वैसे कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद क्या है? सिलिकॉन पाया जाता है, उसके बाद तब एल्युमिनियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो उसका राइट आंसर हो जाए शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। अगला प्रश्न है, पंजाब में भू निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? तो इसका राइट आंसर है अधिक सिंचाई जो है पंजाब में भू निम्नीकरण का कारण बन रही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में शामिल है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। वैसे कौन सा है सर्वाधिक? तो केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है। केरल में कितना है? तो 1084 केरल में है। तमिलनाडु की बात करें तो 996 है। और सबसे कम कहाँ है? तो हरियाणा में सबसे कम है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राउरकेला इस्पात इकाई की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो ध्यान रखिए, दूसरे पंचवार्षिक में योजना में इसकी स्थापना की गई थी। तो किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से की गई थी। बात करें अगर हम भिलाई की, तो भिलाई सोवियत संघ, और दुर्गापुर की बात करें तो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस मृदा को अंतरराष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मृदा कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा काली मृदा को चेरनोजम मृदा कहा जाता है, और यह कपास के लिए उपयोगी होती है। अगला प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाले कोड़धारी वन कितने ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2545 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं कोड़धारी वन। अगर 1500 से 2000 की बात करें तो ये पतझड़ और सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पेंटागोनिया का पठार निम्नलिखित में से किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना कहाँ पे है? तो दक्षिण अमेरिका का देश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी, वायुमंडल का प्रदूषण पेड़ पौधे नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। तो इसे कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में, और इसे ही पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में यानी नागपुर में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? और इसकी स्थापना 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो है मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों ये रहे आज जीएस के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।